हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का ये स्पेशल सेशन ना ही फिलर्स के क्वेश्चन पर आधारित है और ना ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पर। जैसा कि आपने पहले ही थंबनेल में पढ़ लिया है, आज हम यहाँ पर एक नए प्रकार के क्वेश्चन को इस स्पेशल सेशन में शामिल कर रहे हैं, वो है वर्ड स्वैप या वर्ड रिप्लेसमेंट। आज के बाद यहाँ से इस स्पेशल सेशन में 3 तरह के एपिसोड्स आएंगे, एक फिलर्स का, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का और एक वर्ड स्वैप या वर्ड रिप्लेसमेंट का। आज का एपिसोड इसके परिचय के तौर पर रखा गया है। आज हम यहां पर बात करेंगे वर्ड स्वैप है क्या, वर्ड रिप्लेसमेंट या वर्ड स्वैप में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या इसमें वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या इसकी मीनिंग ना पता हो तो सवाल नहीं बनाया जा सकता है, क्या ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है कि अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आप सवाल नहीं बना सकते। बहुत तरह के सवाल का जवाब आपको यहां पर मिलेगा। आज हम पूरी तरह से यह समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ड स्वैप है क्या, इसमें कितने पॉसिबल पैटर्न्स हो सकते हैं, किन किन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है इसे सॉल्व करने में, क्या ग्रामेटिकल नॉर्म्स मददगार साबित होंगे या नहीं होंगे, इन सब की विशेष बात यहां पर करेंगे। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि वर्ड स्वैप है क्या, कितने पैटर्न्स हैं और किस तरीके से इस तरह के सवाल को सॉल्व किया जाए। चलिए देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिरकार वर्ड स्वैप है क्या। फिर उसके बाद दूसरे चरण में हम आपको यह बताएंगे कि आखिरकार इसमें कितने तरह के पैटर्न पॉसिबल हैं, सभी पैटर्न्स को किस तरीके से आसानी से आंसर किया जा सकता है और अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जैसा कि ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर बातों को आप ठीक ढंग से नहीं समझेंगे तो उस पर आधारित सवाल बनाना कहीं ना कहीं आपके लिए कठिन होगा। अगर आप सारी बातों को समझ लेते हैं, हर एक स्ट्रैटेजी जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपके लिए आसानी होगी और आप आसानी से इस पर आधारित यानी कि वर्ड स्वैप पर आधारित हर एक तरह के पैटर्न के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो आज का सेशन मैंने रखा है वो है वर्ड स्वैप। देखिए, वर्ड की मीनिंग आपको पता है, इसका स्वैप का मतलब सीधा समझिए अदला बदली कह सकते हैं। ठीक है, अदला बदली। मोटा मोटी इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है। कहीं कहीं पर इसे वर्ड रिप्लेसमेंट भी कह देते हैं। वर्ड रिप्लेसमेंट, बात एक ही है, रिप्लेस करना होता है एक दूसरे से। अब यहां पर है कि इस तरह के सवाल में सबसे जो बड़ी बात है, आपकी समझदारी अच्छी होनी चाहिए। समझदारी कहने का मतलब है कि जो शब्द दिया गया है कंटेक्स्ट के हिसाब से उसकी मीनिंग क्या है। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आपको किसी एक वर्ड की पर्टिकुलर मीनिंग पता हो, क्योंकि आपको पता है कि भाषा की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि शब्दों का रंग, शब्दों का स्वाद, शब्दों का सेंस वो जगह पर निर्धारित होता है। मतलब है किस संदर्भ में उसे कहा गया है, किस टोन में कहा गया है और किस सिनेरियो में सेंटेंस में रखा गया है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे बड़ी बात मैं सेशन शुरुआत में ही आपको पहले से बता देता हूं कि जो मैं आज तक कहता था कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है, वो एक्चुअली बहुत जरूरी है जब तक आप संदर्भ को समझेंगे नहीं कि आखिरकार किस संदर्भ में किसी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपके लिए हमेशा से ये कठिन होगा वर्ड स्वैप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। क्योंकि अगर आप संदर्भ में जो सेंस वहां पर है उसको ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे तो वर्ड स्वैप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना कहीं ना कहीं आपके लिए कठिनाई भरा होगा। इसीलिए बात सबसे पहले यह है कि आपकी जो रीडिंग एफिशिएंसी, उम्मीद तो यही है कि अब तक आप कर पा रहे होंगे और आप एक एफिशिएंट रीडर बन चुके होंगे, उसमें अंडरस्टैंडिंग भी आपने जनरेट की होगी और अब आप अच्छी खासी पकड़ रखते होंगे कि न्यूज़पेपर में किस संदर्भ में बात कहा जा रहा है, शब्दों को किस आधार पर रखा जा रहा है। बस यहां पर कंटेक्स्ट बेस्ड आंसर ही करना होगा आपको। वर्ड की मीनिंग आपको पता है, वो भी कभी कभी आपको फंसा सकता है। मैं यहां पर बताऊंगा
कि क्या ग्रामेटिकल नॉर्म्स मददगार हो सकता है इसमें, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न्स को देख लेते हैं। तो वर्ड स्वैप का जो सीधा सीधा मतलब आता है कि अदला बदली, यानी शब्दों की अदला बदली। अब देखिए कि यहां पर सवाल किस तरीके का हो सकता है। सवाल हो सकता है कि मान लीजिए एक सेंटेंस आपको ऐसे दिया हुआ है। अब सबसे पहले यहां पर मैं ये बात बता दूं कि एक ही सेंटेंस होगा ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है 2-3 सेंटेंस का मिला हुआ एक छोटा सा पैराग्राफ हो, उसमें कम से कम 2 वर्ड्स हाईलाइटेड हो, बोल्ड हो, अंडरलाइंड हो, किसी भी तरीके से वो उसको हाईलाइट कर देगा। वहां पर ए बी 1 2 ऐसे करके मार्किंग दिया हुआ रहेगा। या हो सकता है 3 हाईलाइटेड वर्ड्स हो, 4 हो, 5 हो, ऐसा हो सकता है। वो डिफिकल्टी लेवल पर निर्भर करेगा कि वो कितना जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ा करके आपसे सवाल पूछ रहा है। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इससे घबराने की बात नहीं है। बात वहां पर यही है कि भाई वर्ड को यह जांचना है, जैसे कि एक फिलर यहां हो सकता है, मतलब एक वर्ड हाईलाइटेड हो सकता है, उसका ए हो, थोड़ी दूर के बाद एक दूसरा वर्ड हो, उसका बी हो, उसके बाद फिर आगे जाकर के एक वर्ड हो और वो बोल्ड किया हुआ हो, उसका सी हो। मैं इसको भी सर्कल कर देता हूं। और एक आखिरी वर्ड है, हम 4 वाला ले रहे हैं, तो यहां पर डी हो। अब यहां पर यह आपसे वो उम्मीद करता है कि आप जो लाइन दिया हुआ या जो लाइंस दिया हुआ है उसको आप पढ़िए। पढ़ने के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से आप ये जांचिए कि ये जो वर्ड्स है, जो हाईलाइटेड है, जो बोल्ड है, अंडरलाइंड है, वो ए बी सी डी अपने जगह पर रहकर क्या मीनिंग एक्सप्रेस कर पाने में सक्षम है, क्या वो कंटेक्चुअली ग्रामेटिकली सेंटेंस को सही बना पा रहा है। अगर संदर्भ पर मीनिंग नहीं आ रहा है तो बस इसी की जांच आपको करनी है। अब क्या है कि मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि यहां दिया गया वर्ड यहां लाने से और यहां दिया गया वर्ड यहां लाने से मीनिंग सही हो जाए, मतलब है कि ए और सी अपने जगह पर रहकर ही सही मीनिंग दे रहा है, और बी और डी जो है उसे अगर हम स्वैप कर दें, उसकी अदला बदली अगर कर लें, तो मेरा जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। नीचे आपके ऑप्शन कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए सीधा सीधा ऑप्शन ए में देगा ए सी, बी में देगा बी डी, सी में देगा बोथ ए सी एंड बी डी। फिर हो सकता है कि डी में आपको दे दे ए डी, और ई में आपको देगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। कभी कभी यहां पर आपको नन ऑफ दीज भी दिख सकता है कि इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो मतलब है कि आपको यह समझ में आ रहा है कि बी और डी जो शब्द हाईलाइटेड है उसको अगर हम स्वैप करते हैं तो मेरा सेंटेंस संदर्भ के हिसाब से फिट हो जाता है, मीनिंग भी ठीक ठीक देता है, ग्रामेटिकली भी सही सही कॉम्बो आ रहा है। मैं यहां पर एक शब्द की चर्चा कर रहा हूं। अक्सर बच्चों को दिमाग में यह है कि भाई ग्रामर की इसमें जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ग्रामर की जरूरत हर जगह है, लेकिन उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये यूज देखना है। जैसे एरर स्पॉटिंग है, उसमें डायरेक्ट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वहां पर जो है अधिकांशतः वो डायरेक्ट ही यूज होता है। लेकिन इस सब में कहीं कहीं इनडायरेक्टली जो है आप इस आधार पर शब्दों की जांच कर सकते हैं कि क्या वो उस जगह होगा या नहीं होगा। हम 1-2 एग्जांपल यहां पर रखेंगे। आज हम हर एक पैटर्न पर कोशिश करते हैं कि सवाल भी रखें, 5 सवाल कराएंगे, आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। वीडियो पर बने रहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स बताता है कि लगभग 66 लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, बाकी जो बच जाते हैं 34 लोग वो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ भी जाता नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि क्या अच्छा लगा, उसमें क्या सुधार की जरूरत है, या कोई भी बात ऐसी रह गई जो आपको समझ में नहीं आई, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट मुझे लिख सकते हैं। बिल्कुल कमेंट का इंतजार रहेगा, हम उसका जवाब भी आपको जरूर देंगे। तो यहां पर देखिए इस कॉम्बिनेशन में मुझे यह दिख रहा है कि बी और डी है, तो वो मेरा आंसर हो सकता है। अब देखिए इस आंसर को ये दूसरे तरीके से भी दे सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये 3 ऑप्शन, ये मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं, ये ए बी सी 3 ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक नंबर नीचे दे रहा है कि ओनली ए
ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन आपको दे रहा है ओनली बी। 3 नंबर ऑप्शन दे रहा है ओनली 3 नंबर में दे रहा है बोथ ए एंड बी। अब ऐसे केस में ये ऑप्शन आपका नहीं भी हो सकता है कि ए और डी एक कॉम्बो यहां पर दे दे, कि मान लीजिए दिया हुआ है ए और डी आपको दे दे और तब ऐसा कहे। और 4 नंबर में आपको कहे ओनली सी, ठीक है। 5 नंबर में आपको दे नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से ये दूसरा पैटर्न हो गया आपका रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो पहला तो ये हो गया कि भाई शब्द को बोल्ड करेगा और हमसे ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या जो दिए गए हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो अपनी जगह पर ठीक है। अगर ठीक है तो आंसर नंबर 5 है, नन ऑफ दीज या नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। और अगर नहीं है तो जो ऑप्शन है, जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम एक्सचेंज करके स्वैप करके मीनिंग को ठीक समझ पाए, वो वहां पर उसका आंसर होगा। अब इसमें देखिए कि दूसरा पैटर्न क्या होता है, ऑप्शन में ही आंसर पैटर्न बदलता है, क्वेश्चन तो वही रहेगा और कुछ नहीं होगा वहां पर, क्वेश्चन वही रहेगा। अब देखिए कि इसमें जो दूसरा पैटर्न हो सकता है वो हो सकता है कि आपको एक नंबर में, ए नंबर में आपको दे दे ए डी बी सी, बी नंबर में आपको दे दे डी ए सी बी, सी नंबर में आपको दे दे बी सी ए डी, डी नंबर में दे दे आपको सी ए डी बी और ई नंबर में आपको दे नन ऑफ दीज। या ये भी दे सकता है नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। अब इसका क्या मतलब है ये समझिए कि ये भी वही चीज है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि सर ने कहा था कि ओनली ए बी मतलब 2 का कॉम्बिनेशन देगा, ऐसा कैसे दे रहा है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसमें आप इसको मार्क कर लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और इसी तरीके से हर जगह पर ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको यह समझना है यहां पर कि जो ए नंबर है 1 की जगह पर है, इसका मतलब है कि अपने जगह पर वो फिट है, मतलब मुझे ए को नहीं बदलना है, उसके प्लेस को स्वैप करने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। फिर डी जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा, मतलब है कि ये वाला जो डी जो है उसको हम इस फिलर की जगह, बी की जगह इस्तेमाल करेंगे। इस आंसर का मतलब यही है, समझिए कि डी अगर दूसरे नंबर पर है मतलब यह है कि आप शब्दों को, ये थोड़ा हॉच पॉच हो गया पहले वाले पैटर्न से। पहले वाले पैटर्न में क्या हो रहा था कि 2 का कॉम्बिनेशन दिखा रहा था ऑल्टरनेट करके, या अगल बगल वाले का ए का बी से या ए का सी से या ए का डी से, इस तरीके का आपको दिखा रहा था। यहां पे क्या है कि चारों को उलट पलट के दिखाया है कि जरूरी नहीं है कि क्रम में ही हो और 2-2 के ही कॉम्बिनेशन में हो, ऐसा नहीं भी हो सकता है। और यहां जो बी है 3 नंबर पर, इसका मतलब है कि बी को सी की जगह पर लिखना है, तीसरे नंबर पर लिखना है। हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 मार्क करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को भी 1 2 3 और 4 यही समझेंगे कि एक नंबर, ए नंबर ऑप्शन अगर मेरा आंसर है, अगर ए नंबर मेरा ऑप्शन है आंसर, तो हमको यह समझना है कि ए जो है वो पहले स्थान पर ही रहेगा, डी जो है वो दूसरे स्थान पर आएगा, बी जो है वो तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है, और सी जो है वो चौथे स्थान पर जाएगा। ये इसमें देखिए कि एक नंबर पहले स्थान पर डी आएगा, दूसरे स्थान पर ए आएगा, तीसरे स्थान पर सी अपने जगह पर बना हुआ रहेगा और चौथे नंबर पर जो है वो बी चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों में कोई खासा अंतर नहीं है, बट ऑप्शन रखने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल गया, थोड़ा आपको फंसाने की कोशिश की गई कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आप मतलब ध्यान लगा करके नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा हड़बड़ाते हैं, टाइम के प्रेशर में आते हैं, मीनिंग करने में गलती करते हैं या ऑप्शन चुनने में गलती करते हैं, तो आपसे गलती हो सकती है। बस इस तरह के ऑप्शन में यही है कि 2-2 का कॉम्बिनेशन करके आपको नहीं देता है, चारों को उलट पलट करके क्रम में रखता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि ऊपर जो वर्ड्स हाईलाइटेड है उसका जो 1 2 3 4 क्रम है, उसी में आंसर को उलट पलट करके ए डी बी सी लिखा, तो इसका मतलब है कि ए अपने स्थान पर, डी जो है वो चौथा वाला वर्ड दूसरे स्थान पर,
बी जो है वो दूसरा वाला वर्ड है तो वो तीसरे स्थान पर, और सी जो कि तीसरे स्थान का वर्ड है वो चौथे स्थान पर जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए इस बात को। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है कि देखिए अब यहां पर मेरा एक भी ऑप्शन, क्योंकि हम कह रहे थे कि बी और डी को बदलने की जरूरत है, यानी डी दूसरे नंबर पर और बी लास्ट नंबर पर, तो डी दूसरे नंबर पर बी लास्ट में है ही नहीं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला आंसर होगा। अभी यहां पर हम ले नहीं रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से देख करके आपको बता रहे हैं। अब देखिए इसमें और क्या हो सकता है क्वेश्चन के पैटर्न में। एक तो ये हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपको यहां पर ए नंबर में, बी नंबर में, सी नंबर में, डी नंबर में और ई नंबर में ऐसे करके निचला जो है वो आ जाएगा वही नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, और इधर जो है आपको वो 4 अलग अलग वर्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, 4 अलग अलग वर्ड्स आपको दिए जाएंगे हर ऑप्शन में, और ये वर्ड हाइलाइटेड वर्ड का सब्स्टिट्यूट होगा। मतलब है कि यहां पर अब नए वर्ड्स आपको दिए जा सकते हैं पैटर्न में, कि जो हाइलाइटेड है उसको इस किस कॉम्बिनेशन, ये 4 का जो कॉम्बिनेशन ऊपर में हाइलाइटेड है उसको नीचे ऑप्शन में दिए गए किस 4 वर्ड्स के कॉम्बो से रिप्लेस किया जा सकता है, ये आपको जांचना होगा। मेथड क्या होगा? वही होगा कंटेक्स्ट और सेंस, जो फिट बैठे, सही मीनिंग दे, सबसे बेहतर है। अब आपको यहां पर अपनी अंडरस्टैंडिंग पर काम करना होगा। अंडरस्टैंडिंग पर काम कैसे होगी? तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात जो मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं, न्यूज़पेपर रीडिंग। अब रीडिंग करने के दौरान आप शब्दों के प्रयोग को, किस संदर्भ में यूज हो रहा है, इस सब को ध्यान देंगे, मीनिंग को समझ करके। तो घर में काम कर रहे हैं तो थोड़ा बेहतर करें। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाते हैं, वहां पर सेंटेंस अरेंजमेंट जब बनाते हैं उस समय में भी आप संदर्भ को समझते हैं कि क्या कह रहा है, तो उस दौरान भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है और आप वहां पर भी काम कर सकते हैं इसको लेकर के। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बनाते हैं, कहीं पर सेट लगाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो उस दौरान जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो कंटेक्स्ट में समझते हैं, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, उस संदर्भ में जो निहित बात होती है उसको वहां पर समझते हैं, तभी आप आंसर कर पाते हैं। तो उसको समझना बहुत जरूरी है और वो समझ आपको अपने अंदर लानी होगी। साथ में वोकैब है ही, उसके लिए जो फिलर्स का एपिसोड आ रहा है वो आप वहां देखिए, उसके साथ बने रहिए। अब यहां से कंटिन्यू रहेंगे हम। साथ में एफिक्सेस एंड रूट वर्ड वाली एपिसोड आ रही है, उसको भी आप देखिए, वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो यहां पर यह है कि पैटर्न कुछ भी हो, वर्ड स्वैप में कितनी भी अदला बदली हो जाएगी, बात उतना ही रहेगा कि हमें हाईलाइटेड वर्ड्स को ऑर्डर चेंज करके या उन्हें नए वर्ड से रिप्लेस करके बस इतना करना है कि दिया गया लाइन या लाइंस सही सही मीनिंग दे पाए, ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली वो फिट बैठ जाए, सही हो जाए। बस मुझे यही करना है यहां पर। अब रही बात की मेथड्स की, कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो सबसे पहला जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पर बेहतर होनी चाहिए, उससे आपको इसको समझना होगा। अब रही बात कि अंडरस्टैंडिंग की बात जब करेंगे तो उसको भी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भी हम कितने तरीके से इसको बना सकते हैं। हम पहला वाला ही ऑप्शन ले लेते हैं, ए में ए सी, बी में बी डी, सी में बोथ ए सी एंड बी डी, डी में ले सकते हैं ए डी और ई में ले लेंगे नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। मान लीजिए कि ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? या तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं क्वेश्चन से, जैसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें हम लाइंस को पढ़ेंगे, उसके कंटेक्स्ट को समझेंगे, शब्दों को उलट पलट करके मीनिंग को जो है सही करने की कोशिश करेंगे। उस तरीके से अगर बनता है तो ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए कह रहा हूं कि तब इसका मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और अगर इस लेवल तक आप पहुंच गए हैं तो आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो आपका रिजल्ट पक्का है, क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट भी उसी आधार पर बनता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी उसी आधार पर बनता है, क्लोज टेस्ट भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ही ढूंढता है। भाई एक बड़ा हिस्सा है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है, तो ये बहुत जरूरी है कि अब आप समझते हुए उसको बनाइए। तो एक तो ये मेथड है कि हम क्या करेंगे, जो लाइन या लाइंस है जिसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसको देख करके हम तय करेंगे कि मेरा आंसर का ऑप्शन कौन सा होगा। दूसरा, हम ऑप्शन के माध्यम से भी जा सकते हैं।
कि ए और सी के कॉम्बिनेशन को पलट करके देखेंगे, तब जो नया अरेंजमेंट आएगा उसका सेंस क्या होगा। और कहिएगा सर इसमें तो समय लग जाएगा, तो भैया शुरुआत में कौन है जो भाई सुपरमैन बन के आता है, अभ्यास करते करते ही बेहतर होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सिंपल सा है कि एक परफेक्ट चीज की सोच रखना और उस परफेक्ट की तलाश में बहुत सारी गलतियां करना आपको अनायास ही परफेक्ट बना देता है कि भाई ऐसे मत करो ये गलती होगी, ऐसे मत करो ये गलती होगी, ऐसे मत करो ये गलती होगी। तो आपको पता है कि क्या करने से गलती होती है, तो सटीक रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो ऑप्शन के कॉम्बिनेशन को भी आप अरेंज करके मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग, वैसे बच्चों के लिए है जो बिगनर्स हैं, सुपर बिगनर्स हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, उनको लगता है कि हिंट मिल जाए तो शायद मैं बना लूं, तो आप ऑप्शन के माध्यम से भी बना सकते हैं। अब यहां पर एक एडिशनल बात मैं आपको समझा रहा हूं। एडिशनल बात क्या है उसको समझिए। मैं थोड़ा इन चीजों को यहां से हटा दूं। देखिए एडिशनल बात क्या है। इसमें जो मैंने कहा कि ये बी है, ये सी है यहां पर, और ये डी वाला फिलर है, तो आप ये चीज देख करके भी गौर कर सकते हैं कि इसके बगल में जो वर्ड है क्या उस दोनों का कॉम्बिनेशन फिट है ग्रामेटिकली भी। जैसे कि आपने कई जगह पढ़ा है कि इज आर एम के बाद जो नॉर्मल जो बताया हूं कि बी के बाद जो है हम V4 लगाते हैं, या बी के बाद जो है वो पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। आपने पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के बाद जो है वो नाउन प्रोनाउन यूज होता है। तो ये सारी जो जानकारी है जो ग्रामर की है, नाउन या प्रोनाउन यूज होता है। उसके बाद मैंने बताया है आपको कि हैव, हैज, हैड, इसके बाद जो होता है वो V3 का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आप आर्टिकल जो यूज कर सकते हैं, उसके बाद एक नाउन यूज कर सकते हैं। मतलब है ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशन को भी अगर आप ध्यान में रखें तो थोड़ी सी मदद मिल सकती है। मैं यहां पर बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि ये आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन हां इसमें यह भूमिका जरूर निभाएगा कि अगर आप वो क्या कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, तो थोड़ी बहुत राहत यहां पर जरूर आपको मिल सकती है कि अगर आप उसके पीछे जो वर्ड दिया हुआ है उसके साथ जो उसका कॉम्बिनेशन है वो फिट बैठ रहा है, या फिर किसी और हाईलाइटेड वर्ड को वहां लाने पर वो कॉम्बिनेशन और बेहतर हो जा रहा है, ग्रामेटिकली फिट हो जा रहा है, तो ओब्वियसली आप उस हिंट को अपने ऑप्शन में यूज करके जो है बाकी को एलिमिनेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। उम्मीद तो यही है कि जो बात मैंने आपको आज यहां पर समझाई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप वर्ड स्वैप के क्वेश्चन को बना पाएंगे। पैटर्न कुछ भी हो, मुद्दा वर्ड स्वैप का बस इतना ही है कि जो हाईलाइटेड वर्ड या वर्ड्स है वहां पर उसको अदल बदल कर, उसका क्रम बदलकर, स्थान बदल करके आपको उस लाइन या लाइन से नहीं, पैराग्राफ को कंटेक्स्ट के हिसाब से और ग्रामेटिकल नॉर्म्स के हिसाब से सही कर देना है, और जिस कॉम्बिनेशन के बदलाव से वो ठीक होगा वही आपका आंसर होगा। जो तरीका मैंने बताया बनाने का, आप डायरेक्ट भी लाइंस को पढ़ करके अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो उस आधार पर बना सकते हैं। ऑप्शन को देखते हुए उस कॉम्बिनेशन को फॉलो करके आप बना सकते हैं, साथ में ग्रामेटिकल नॉर्म्स के हिंट को देखते हुए भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आज यहां पर आपके लिए मैं 5 सवाल लेकर के आया हूं, उसको आपके सामने रखता हूं, वही 20 सेकंड की समय सीमा आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप उसको बनाइए, देखते हैं कि क्या कर पाते हैं, कितना आप समझ पाते हैं। आप कमेंट में मुझे लिख करके बताइएगा जरूर कि क्या मेरी बातें आपको समझ में आई, क्या जो क्वेश्चन बनाया आपने उसमें कुछ लगा, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे लिख करके बताइए। अगले दिन से विधिवत रूप से इसका हम सेट लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे। ऐसे अमूमन ये 5 ही अंक का पूछा जाता है, लेकिन हम आपको 10 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करा देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर 15-20 सेट भी हो जाएगा तो अच्छा खासा आप कमांड कर पाएंगे इस पर। चलिए, जो पहला सवाल है वो आपके सामने हम रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्वेश्चन वही है, ठीक है, जो मैंने कहा अभी। यहां पर क्या है, देखिए एक हाईलाइटेड वर्ड यहां पर है, अंडरलाइंड है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ठीक है, 3 है, 1 2 और 3। देखिए 3 वर्ड इसमें हाईलाइटेड है। अब यहां पर क्या कह रहा है हमको कि ऊपर अगर आप देखिएगा कह रहा है इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो 3 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड। अंडरलाइंड है, बोल्ड दिख नहीं रहा इसमें। दीज 3 वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजीशन। बात उतना ही है कि करेक्ट पोजीशन पर नहीं हो सकता है।
The sentence in then followed by option with the correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. Find the correct combination of the words that replace each other. If the sentence is correct as it is, then select option E as your choice. बात उतनी सी है, आपको समझ में आ गई होगी भाई, कॉम्बिनेशन बनाइए या अगर सही है सारा का सारा तो आपका जो है नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड इसका आंसर है। अब देखिए कि कह रहा है कि इंडियाज इकोनॉमी विल बूस्ट वेल वंस वैक्सीनेशन रीचेज अ क्रिटिकल मास एज पेंट अप। पेंट अप का मतलब होता है दबाया हुआ, ठीक है। कह रहा है कि इंडियाज इकोनॉमी विल बूस्ट वेल। अब जब बूस्ट है तो उसके साथ वेल ये थोड़ा सा जो है संदर्भ पर फिट नहीं बैठ रहा है। हम और देखते हैं कॉम्बिनेशन कहता है पेंट अप डिमांड ग्लोबल रिकवरी एंड इजी फाइनेंशियल कंडीशंस विल डू एक्टिविटीज। ये यहां पर जो है ये गड़बड़ है, यहां पर बूस्ट एक्टिविटीज होगा। आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मेंबर आसिमा गोयल सेड ऑन ट्यूसडे। तो हमें क्या लग रहा है कि वहां पर विल बूस्ट एक्टिविटीज, एक्टिविटी को जो है वो बूस्ट करेगा और अच्छा करेगा, विल डू वेल। ऊपर कह रहा है इंडियाज इकोनॉमी विल डू वेल वंस वैक्सीनेशन रीचेज एज क्रिटिकल मास एज पेंट अप डिमांड ग्लोबल रिकवरी एंड इजी फाइनेंशियल कंडीशंस विल बूस्ट। तो मुझे क्या लग रहा है ए को सी की जगह पर होना चाहिए और सी वाले को ए की जगह पर होना चाहिए, और वो वाला कॉम्बिनेशन मेरा यहां पर है। ए सी को रिप्लेस करेंगे, दैट मींस कि सी वाला जो डू है वो यहां पर यूज होगा डू और यहां पर यूज होगा बूस्ट। मुझे लगता है आप सबका जो है ये आंसर सही होगा, बहुत ही आसान है। इसका जो आंसर है वो क्या है, बी है। मुझे लिख करके बताइएगा जरूर कि आपका अनुभव कैसा रहा इस तरह के सवाल को बनाने का। बिल्कुल थोड़ा सा जो है आपको थोड़ी सी मेहनत यहां पर करनी पड़ेगी, समझदारी जो है वो आपको यहां पर जनरेट करनी पड़ेगी। अगर आप इससे पहले सिर्फ रीडिंग कर रहे थे तो बातों को संदर्भ के हिसाब से समझिए, शब्द का क्या मीनिंग है, क्या हो सकता है, क्या सेंस आ सकता है, और ये ज्यादा से ज्यादा पढ़ने और प्रैक्टिस करने से आएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देख आ रहा है मोहनलाल सेड द स्टेच्यू हैड बीन। अब यहां पर देखिए 1 2 3 और 4। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अभी समझाने के दौरान कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं है। कॉम्बिनेशन ढूंढना है शब्दों का कि जो रखा गया है वो ठीक है नहीं है, बस इसी की जांच करने का। अगर मोहनलाल सेड द स्टेच्यू हैड बीन परमिशन, यहां पर देखिए कि यहां गड़बड़ लग रहा है कॉम्बिनेशन, पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि हैज बिन, द स्टेच्यू हैड बिन, और एक देखिए इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल के पहले हम बिल्कुल पास्ट पार्टिसिपल के पहले द लगा सकते हैं जब हम उसे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते, तो उसे आगे एक नाउन होना चाहिए कुछ भी, तो ये गड़बड़ लग रहा है। लेकिन ये V3 का कॉम्बिनेशन है और हम यहां पर पैसिव में ये, या आप कह सकते हैं इसको पास्ट पार्टिसिपल, तो पैसिव में जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे क्या लग रहा है यहां पर कि मोहनलाल सेड द स्टेच्यू हैड बिन इंस्टॉल्ड, बिल्कुल सही लग रहा है, विद द परमिशन ऑफ द ग्राम पंचायत। बिल्कुल ये दोनों, यहां पर परमिशन जो है ग्राम पंचायत का, यहां जो वर्ड आएगा वो आ जाएगा परमिशन, है ना, और यहां जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्टॉल्ड, है ना। तो इसमें मेरा कॉम्बिनेशन क्या चेंज हो रहा है कि बी को सी से रिप्लेस करना है, ठीक है। बी को सी से, मोहनलाल सेड द स्टेच्यू हैड बीन installed with the permission of gram panchayat but the administration removed it deliberately। तो मेरा स्टेच्यू भी सही जगह पर है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सही जगह पर है, बस दो थोड़ा सा ग्रामेटिकल हिंट भी आपको यहां पर मिला। तो आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि 100% आपको ग्रामेटिकल नॉर्म्स की मदद से आप वर्ड स्वैप कर सकते हो, संजोग है हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा। यह प्रयास आपकी रहनी चाहिए कि आपकी समझदारी की लेवल इतनी अच्छी हो कि दिए गए सेंटेंसेस को आप
जो है मीनिंग कर सको, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उसको सॉल्व कर सको। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ, यहां पर बन रहा है कि बी को सी से अगर हम रिप्लेस कर दें, यानी परमिशन को इंस्टॉल की जगह पर इंस्टॉल को परमिशन की जगह पर रखें, तो यहां पर जो फिर से जो आंसर दिख रहा है वो बी सी, और इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है बी। हम क्या करेंगे कि मोहनलाल सेड द स्टैच्यू हैड बीन इंस्टॉल्ड विद द परमिशन ऑफ ग्राम पंचायत बट एडमिनिस्ट्रेशन रिमूव्ड इट डिलिबरेटली। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए अब यहां पर है एक पैटर्न जो मैंने बताया था, डी बी सी ए। अब देखिए एक मार्क कर लेते हैं हम पहले ही, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं आपकी सुविधा के लिए बस ऐसा कर रहा हूं कि यहां पर क्या है कि पहला जो मेरा ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि डी वाला यानी कि पॉलिटिकल वहां पर होना चाहिए। रिकॉलिंग द पॉलिटिकल ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी थ्रू इवेंट्स ऑल ईयर, नहीं पॉलिटिकल नहीं, हॉरर्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो सही है। तो मेरा जो ए नंबर है ना वो फिक्स है, तो ये यहां से खत्म हो गया, ये भी यहां से खत्म हो गया, ये भी यहां से खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरा एक ही ऑप्शन बच रहा है और एक यहां पर बच रहा है नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। तो भाई हमको जांच तो करना पड़ेगा, सिर्फ ए वाले को देख करके नहीं। कह रहा है द हॉरर्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी थ्रू इवेंट्स ऑल ईयर राउंड ऑन इट्स 75th एनिवर्सरी इज एन। अब देखिए यहां पर ग्रामेटिकल नॉर्म्स, एक एन है, एन के बाद इमेजिनेशन है, ये वोवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड ए एन का इस्तेमाल कहां करते हैं ये आप जानते होंगे। और देखिए कि दूसरा जो वर्ड है ये अपॉर्चुनिटी, अगर रिप्लेस भी करेंगे तो हम उसी से कर सकते हैं, यानी कि बी को डी से ही रिप्लेस कर सकते हैं, कि बी की जगह पर जो है मतलब हम डी को ले जा सकते हैं कि एनिवर्सरी इज एन इमेजिनेशन नहीं, इज एन अपॉर्चुनिटी। भाई जब हम उसको एनिवर्सरी मना रहे तो इमेजिनेशन कहां से होगा, टू ब्रिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक, नहीं, इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक इनटू पॉपुलर इमेजिनेशन एंड इनटू द पॉलिटिकल एजेंडा। एक तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, एजेंडा ये भी गड़बड़ है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल, सी यहां होना चाहिए, है ना। यहां पर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो मेरा जो आ रहा है कॉम्बिनेशन ए डी बी सी, और बिल्कुल वो बी नंबर में है, और इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब है, संजोग है सबका आंसर बी ही नहीं है भाई, संजोग ऐसा है कि बी ही हो रहा है, तीनों सवाल में बी ही हो गया। उससे परेशान नहीं होना है, इस तरह के पैटर्न को भी मैं समझता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। इसमें बस इतना ही रहता है कि चारों शब्द का रीअरेंजमेंट आपको देखना है, दो दो का देखते थे, चारों का देखना है। तो हमने क्या किया, रिकॉलिंग द हॉरर्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी थ्रू इवेंट ऑल ईयर्स राउंड ऑन इट्स 75th एनिवर्सरी इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक इनटू पॉपुलर इमेजिनेशन एंड इनटू द पॉलिटिकल एजेंडा। यहां पर बी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, वी वर नॉट गोइंग टू गिव अ डे बाय डे कंसर्न। अब देखिए कंसर्न थोड़ा सा लग रहा है डे बाय डे को लेकर के, थोड़ा सा मीनिंग फिर भी रख सकते हैं। सेड साकी हु कम्युनिकेटेड द इवैल्यूएशन दैट बाइडेन स्ट्रेस्ड इन वीकेंड फोन कॉल्स। अब देखिए जो फोन कॉल्स है ना, इसके लिए सबसे बेहतर है कम्युनिकेटेड, बाइडेन कम्युनिकेटेड। तो मेरा जो है यहां पर इस जगह पर ये लग रहा है, यहां होगा कि दैट बाइडेन कम्युनिकेटेड इन weekend phone calls to Israeli and Palestinian leaders about lives lost on both sides of the conflict। तो यहां पर क्या मेरा कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि B and D, एक मेरा दिख रहा है, देखते हैं BD कहां है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां पर मेरा BD
दिख रहा है। क्या कह रहा है कि वी वर नॉट गोइंग टू गिव अ डे बाय डे। अब उस बीडी के साथ एसी का कॉम्बिनेशन है, मतलब यहां पर है इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन, और यहां पर है द कंसर्न्स। क्या हो जाएगा, वी वर नॉट गोइंग टू गिव अ डे बाय डे इवैल्यूएशन सेड साकी। अब सही बात है, युद्ध में कितनी हानि हो रही है, कितने लोगों का लॉस हो रहा है, वो डेली डेली का इवैल्यूएशन कहां से दे पाएंगे। हु स्ट्रेस्ड, डी वहां चला जाएगा, हु स्ट्रेस्ड द कंसर्न्स दैट बाइडेन कम्युनिकेटेड। अब बिल्कुल सही लग रहा है कि कंसर्न पर जो स्ट्रेस हुआ, दैट बाइडेन कम्युनिकेटेड इन वीकेंड फोन कॉल्स टू इजरायली एंड फिलिस्तीनियन लीडर्स अबाउट लाइव्स लॉस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल मेरा ये वाला जो ऑप्शन है, मतलब है कि ए को हम सी से रिप्लेस करेंगे, एक ये हो गया, और दूसरा जो होगा वो ए को सी से रिप्लेस करेंगे। इवैल्यूएशन शुरू में चला जाएगा, कंसर्न्स इवैल्यूएशन की जगह पर आ जाएगा। कम्युनिकेटेड हम कैसे पकड़े, देखिए एक से रास्ता मेरा खुल गया कि भाई यहां पर फोन कॉल्स कम्युनिकेटेड वर्ड्स है, बाइडेन कम्युनिकेटेड। अब इवैल्यूएशन दैट बाइडेन कम्युनिकेटेड, इवैल्यूएशन क्यों बाइडेन कम्युनिकेट करेंगे, कंसर्न दिखाएंगे ना भाई, इजराइल एंड फिलिस्तीन के बीच में विवाद है। मीनिंग देखिए, मीनिंग को समझिएगा, आसानी से बना पाइएगा। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। लिख करके बताइएगा जरूर कितना कठिन लगा, कितनी आसानी से कर पाए, आपने वीडियो का समय रोक कर किया, कैसे किया, कोई परेशानी है वो भी मुझे लिख करके बताइए। ये तो जरूर बताइएगा कि सही किन किन का हुआ, गलत किन किन का हुआ। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कहता है सैम सेड दैट, पास्ट है, ठीक, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल डिमांड। अब देखिए इन 2019 द कंस्ट्रक्शन डिमांड, यहां पर जो है वो पास्ट है तो डिमांडेड, अगर हम इसको मानते हैं तो यहां पर होना चाहिए डिमांडेड इन, लेकिन उससे अच्छा देखिए कि बिगिन, बिगिन इसका दूसरा फॉर्म है बिगिन। और सबसे बड़ी बात है कि ए के बगल में इसको लिखना ऐसे और आगे फिर प्रेपोजिशन लिख देना, ये संदर्भ पर नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेगा, यहां पर कॉम्बिनेशन क्या होगा कि यहां होना चाहिए बिगिन, डिमांड नहीं बिगिन। अब देखिए कि सही बनेगा, सैम सेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल बिगन इन 2019 एज देयर वाज नो लार्ज हॉस्पिटल इन राजीव नगर एंड देयर वाज अ डिमांड फ्रॉम द पीपल। बिल्कुल ये पीपल भी सही है। अब देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 और 5, तो आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते, कितने वर्ड्स हाईलाइटेड हैं इस पर हम पहले से ही माइंड में कब करके जाएंगे। 4 वाला आसान होता है, 3 वाला आसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है भाई। आसान सब कुछ है जब आप प्रयास करते हैं सही मन से। सिंपल सी बात समझिए कि आप अच्छा सब अच्छा, गुड माइंड गुड फाइंड। आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो आसान सी चीज भी कठिन ही लगेगी। यहां पर सिंपल सा है कि हमने क्या देखा कि भाई कहानी है, सैम सेड दैट द कंस्ट्रक्शन of the hospital began in 2019 as there was no large hospital in Rajiv Nagar and there was a demand। बिल्कुल यहां पर इसके बाद जो है वो डिमांड फिट बैठ रहा है began से बेहतर from the people, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसका रिप्लेसमेंट होगा, कॉम्बो बी डी को स्वैप करेगा, मतलब अदला बदली करेंगे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा उसका। इसका जो आंसर हो गया वो हो गया बी। उम्मीद करता हूं कि आप सबने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसी बात आपको अटपटी नहीं लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई बात अटपटी लगी, कुछ ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया, बिल्कुल आप मुझे कमेंट में नीचे लिख करके बताइएगा जरूर। उम्मीद यही है कि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया, 5 सवाल काफी एंटरटेनिंग रहा, वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़े पढ़ाए खुश रहे मस्त रहे। समय है यहाँ से विदा लेने का, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। अगले दिन ऐसे ही रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।